नमस्कार साथियों, तो आज मैं साइबा विक फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर अपना चैनल एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज हम करेंगे वर्ड्सवर्थ का एक और पोयम जिसका नाम है लंदन 1802 और इसका एक और टाइटल है टू मिल्टन। टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटी ग्रेड, इन सब के लिए ये पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ये पोयम जरूर पढ़े। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पोयम, लंदन 1802 और टू मिल्टन। सो इसका पहले जो टाइटल था बेटा वो था लंदन 1802, जो इसका पहले रखा गया, बट लेटर ऑन इसको टू मिल्टन के नाम से टाइटल दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इट इज बीइंग एड्रेस्ड, इट इज एड्रेस्ड, ये एड्रेस किया गया था, इट इज एड्रेस टू मिल्टन, ये एड्रेस किया गया था मिल्टन को। ठीक है, मिल्टन को एड्रेस करने की वजह से ये मिल्टन की प्रेज में लिखा गया है, मिल्टन की तारीफ में लिखा गया है, उनको होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया है मिल्टन को, इसलिए इसका नाम टू मिल्टन पड़ा। सो इट इज रिटन टू पे होमेज टू द मिल्टन। कौन दे रहा है होमेज? विलियम वर्ड्सवर्थ उनको होमेज प्रदान कर रहे हैं, श्रद्धांजलि। सो चलते हैं अपने पोयम की तरफ। लंदन 1802 और टू मिल्टन, it is a poem which was written by William Wordsworth in, कब लिखी गई थी? in 18, it was composed in 1802, 1802 में ये कंपोज हुई थी। और पब्लिश्ड कब हुई थी बेटा? एंड पब्लिश्ड इन 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, और किस में पब्लिश्ड हुई थी बेटा? इन कलेक्शन में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इट इज रिटन इन पेट्रार्कन सोनेट, ये लिखी गई थी। इट इज रिटन इन पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया था ये। इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसका थीम क्या था पोयम का? होमेज टू मिल्टन। थीम इसका था कि मिल्टन को श्रद्धांजलि देना, पे होमेज टू मिल्टन। और दूसरा इसका मकसद क्या था पोयम का? दैट टू पे अटेंशन टू द इंग्लैंड सोसाइटी। जो इंग्लैंड की सोसाइटी में क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, गिरावट आ रही थी, उसको, उसके लिए मिल्टन क्या वर्ड्सवर्थ चाह रहा था कि उसकी तरफ लोग अटेंशन दे। सो टू पे अटेंशन टू इंग्लिश सोसाइटी, जो गिरावट आ रही थी इंग्लिश सोसाइटी में, उसकी तरफ अटेंशन दे। पे अटेंशन टू इंग्लिश सोसाइटी, चाहे वो लिटरेरी बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पे, मोरालिटी बेसिस पे हो, आर्मी बेसिस पे हो, सोल्जर्स बेसिस पे हो, हर चीज में गिरावट आ रही थी इंग्लिश सोसाइटी में। सो उस पे अटेंशन लोगों की खींचने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा। मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. So the poet is invoking the soul of Milton. Milton तो है नहीं, he is dead. So उसके सोल को इन्वोक करते हुए सोल को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे मिल्टन, काश तुम इस समय, इस आवर में क्या मतलब है? इस समय, काश तुम इस समय, इस टाइम पे यहाँ होते। तो क्यों? बिकॉज इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, क्योंकि इंग्लैंड को, पीपल ऑफ इंग्लैंड को, इंग्लिश पीपल को तुम्हारी इस समय
जरूरत है। शी इज अ फैन, यानी कि इंग्लैंड जो है वो एक फेन की तरह हो गया, एक दलदल की तरह हो गया है। क्यों दलदल की तरह हो गया? दलदल ऑफ स्टेगनेंट वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी है, और जब पानी कहीं रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है, दलदल का पानी बन जाता है। तो इंग्लैंड जो है रुके हुए पानी की तरह हो गया, गंदे पानी की तरह हो गया। क्यों? किस फील्ड में गंदे पानी की तरह हो गया? मतलब खराब होता जा रहा है, इंग्लैंड सड़ता जा रहा है। किस किस फील्ड में? ऑल्टर, यानी कि रिलीजन की फील्ड में सड़ता जा रहा है। स्वॉर्ड यानी मिलिट्री की फील्ड में भी डिटोरेशन आ रही है। और पेन यानी कि राइटर्स में भी डिटोरेशन आ रही है, राइटर्स भी अपना उभर के नहीं आ रहे। फायर साइड, डोमेस्टिक घरों में कलेह और कलेश हो रहे हैं डोमेस्टिक लाइफ्स में। हीरोइक वेल्थ यानी कि ग्लोरी जो है इंग्लैंड की वो भी खराब हो रही है। हॉल एंड बावर यानी घर आंगन और नेचर भी तबाह हो रही है। तो पूरा इंग्लैंड तहस नहस हो रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा, जो जहां हो रहा है वो अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं। सो सब बेकार हो रहा है। इंग्लैंड हैज बिकम जस्ट लाइक अ दलदल का पानी, उसकी तरह बनता जा रहा है। अब देखिए बेटा, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ड्यू टू फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं इसकी वजह से, और सब में मोरालिटी, रिलीजन, ह्यूमैनिटी सब खत्म होता जा रहा है। इंग्लैंड जो है वो एक दलदल की तरह बनता जा रहा है। अब देखिए बेटा, इधर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफे, क्योंकि एड्रेस किया जा रहा है हे मिल्टन। सो एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच है। इंग्लैंड से क्या यूज हुआ है? इंग्लैंड का क्या मतलब है? पीपल, इंग्लिश पीपल या पीपल ऑफ इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल को क्या कहा गया है? इंग्लैंड। सो इंग्लिश पीपल कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में। तो इस वर्ड का इंग्लैंड से क्लोज कनेक्शन है, और इस हम इंग्लिश पीपल को इंग्लैंड भी कह सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड का मतलब क्या है। वी आर एड्रेसिंग द इंग्लिश पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश पीपल। सो इस वर्ड का इस वर्ड से क्लोज कनेक्शन है, और इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे? मेटोनिमी। जब दोनों वर्ड्स का आपस में क्या हो? क्लोज कनेक्शन, तो आपस में इंटरचेंज होके वर्ड्स यूज हो जाते हैं। सो इंग्लैंड हैज, इंग्लिश पीपल हैज नीड ऑफ यू। दी मीन्स यू। इंग्लैंड इज अ फेन, फेन यानी कि दलदल बन गया इंग्लैंड, दलदल बन गया है। किसकी दलदल? स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी की दलदल। ठीक है, रुका हुआ पानी यानी कि स्टिल वाटर, वी कैन से दैट स्टिल वाटर की जिसमें दलदल बन गई है। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्टली क्या कहा है? शी इज अ फैन, यानी इंग्लैंड एक फैन है। डायरेक्टली इंग्लैंड को क्या कहा गया? दलदल कहा गया है। तो शी इज अ फैन, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है? मेटाफर। क्योंकि अगर होता शी इज लाइक फेन, तो लाइक सोर एज आ जाता तो सिमिली होता। अब यहाँ पे क्या है? शी इज डायरेक्टली बोला गया, शी इज फेन, मतलब शी इज टाइगर, शी इज फेन, शी इज लायन, तो मेटाफर का यूज है। तो इस तरीके से ये बोला गया। और फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया गया है? मिल्टन को ट्रिब्यूट दिया गया है। सो फर्स्ट स्टेंजा इज इनडायरेक्टली अ ट्रिब्यूट। ये ट्रिब्यूट का स्टेंजा है जिसमें ट्रिब्यूट दिया गया है किसको? मिल्टन को। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। चलते हैं। हैव forfeited their ancient English dower of inward happiness, we are selfish men. Oh, raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. So have forfeited यानी कि have मतलब क्या है बेटा? वो पीछे से कह रहा है कि इंग्लिश मैन के लिए कह रहा है कि इंग्लिश पीपल यू हैव forfeited, यानी यू हैव अबेंडेंड द एंसेस्टर ग्लोरी, यानी कि जो हीरोइक डीड्स थी किसकी? एंसेस्टर्स की,
उसको तुमने अबंडन कर दिया है। जो पुराने इंग्लिश के एंसेस्टर्स के जो रिलीजियस बिलीव्स, ह्यूमैनिटी, रिलीजियस बिलीफ, वर्च्यू, ये सब चलता आ रहा था, वो तुमने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है सब। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, और यही चीजें असलियत में इनवर्ड हैप्पीनेस देती थी, आंतरिक खुशी इन्हीं चीजों से मिलती थी। किन चीजों से? जो एंसेस्ट्रल क्वालिटीज थी, जो एंसेस्टर के अंदर, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके अंदर जो क्वालिटीज थी, क्या क्वालिटीज थी? रिलीजियस थे वो, मोरालिटी थी उनमें, मैनर्स थे, वर्च्यूज थे। तो ये सब जो क्वालिटीज थी हमारे एंसेस्टर्स में, तो वो सब क्या तुमने कर दिए? एबंडेंट मतलब नष्ट कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। जो ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, जो हमें क्या देती थी? आंतरिक खुशी देती थी। जो हमें रियल में क्या देती थी? आंतरिक खुशी देती थी। वी आर सेल्फिश मैन, और हम कैसे होते जा रहे हैं अब? इंग्लैंड में पीपल ऑफ इंग्लैंड हैव बिकम सेल्फिश, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। ओ रेस, यहाँ अपोस्ट्रोफे का यूज हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है किनसे? द सोल मिल्टन की सोल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ रेज अप, आ जाओ वापिस और हमें उठाओ, इंग्लिश पीपल को रेस करो, लंदन तबाह हो रहा है, सो यू हैव टू कम बैक, रेज अप, रिटर्न टू अस, यानी कि हमारे पास रिटर्न करो, वापिस आओ, हमें तुम्हारी जैसे इंसान की जरूरत है। एंड गिव अस मैनर्स, और जो तुम्हारे अंदर प्योरिटी है, मैनर्स है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, तुम्हारे अंदर पावर है, वो सब हमें तुमसे चाहिए। कि किस लिए चाहिए? क्योंकि इंग्लिश पीपल को लिफ्ट अप होना है, उनको रेस दोबारा से अच्छा बनाने के लिए, रेज अप करने के लिए वी नीड यू, तुम्हारे वर्च्यू, तुम्हारी अच्छाई की हमें जरूरत है। तो आओ और हमें सिखाओ ये सब। सो कम बैक, रिटर्न टू अस। सो इसमें क्या बात कर रहा है वो? इस पूरे पैराग्राफ में वो डिस्कस कर रहा है डिक्लाइन के बारे में, कि कैसे इंग्लैंड का डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में, कि कैसे सब तबाह हो रहा है, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, और हमें जरूरत है इस टाइम मिल्टन जैसे इंसान की, जो कि भरा हुआ था मैनर्स से, वर्च्यू से, मोरालिटी से, प्योरिटी से भरा हुआ इंसान था, जो इंग्लैंड के अंदर दोबारा से रिलीजियस पावर्स इंस्टॉल कर सकता है और हमें आंतरिक दिल से खुशी दे सकता है। हम लोग आज दिल से खुश नहीं है। Thy soul was like a star, अब like a star यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है बेटा? सिमिली, ठीक है। दाउ सोल, यानी तुम्हारी जो आत्मा है, दाउ सोल, वो किसकी तरह है? एक चमकते हुए पोल स्टार की तरह, सितारे की तरह। पोल स्टार हमें क्या करता है? दिशा दिखाता है, गाइड दिखाता है ना। तो वैसे ही जो तुम्हारी सोल है, वो हमारे लिए एक गाइड की तरह है। और सोल की, यहाँ वो सोल का एक फिलोसफिकल मीनिंग क्या बता रहा है? कि तुम्हारा जो लिटरेरी जीनियस वर्क है, जो तुम्हारा टैलेंटेड वर्क है, वो हमारे लिए आज एक गाइड की तरह काम कर रहा है। ड्वेल्ट अपार्ट, यानी कि तुम दूर हो हमसे, यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ड्वेल्ट अपार्ट मीन्स यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में अब नहीं हो, बट जो तुम्हारा सोल, यानी कि तुम्हारा जो लिटरेरी वर्क है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है? इट इज एक्टिंग लाइक अ गाइड, वो हमें गाइड कर रहा है कि हमें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, तुम्हारी जो आवाज है वो किसकी तरह है? जस्ट लाइक द सी, गहरी आवाज है, जिसमें गहराई है बातों की। तुम्हारे थॉट्स में क्या है? सच्चाई है, गहराई है। सी की तरह क्या है? गहराई। क्यों? तुम गहरी बातें करते हो जो ह्यूमैनिटी से, रिलीजन से हमें कनेक्ट करती हैं। डिवाइन बातें हैं तुम्हारी, तुम जानते हो मौत की क्या सच्चाई है और सोल की क्या सच्चाई है। तो तुम्हें सारी डीप बातें पता है, किसकी तरह? सी की तरह। यू नो ऑल द डीप थॉट्स जस्ट लाइक सी, प्योर एज द नेकेड हेवेंस, मेजेस्टिक फ्री। तो तुम जो हो वो कैसे थे? प्योर, बिल्कुल स्पष्ट।
किसकी तरह स्पष्ट लिखते थे, किसकी तरह क्लियर थे तुम्हारे थॉट्स, जस्ट लाइक अ नेकेड हेवन, यानी कि साफ आकाश की तरह, यानी कि क्लीन स्काई की तरह तुम बिल्कुल क्या थे, तुम्हारी बातें बिल्कुल स्पष्ट थी, तुम बिल्कुल स्पष्ट हृदय के थे, प्योर हार्टेड थे, जैसे एक प्योर स्काई होता है। मेजेस्टिक फ्री, मेजेस्टिक मतलब तुम मेजेस्टिक थे यानी किंगली, तुम किंगली थे, तुम्हारा किंगली राज था। फ्री, फ्री मतलब फुल ऑफ लिबर्टी थे तुम, यू वर फुल ऑफ लिबर्टी। सो तुम्हारी सोल, तुम्हारा जो वर्क था हमें हमेशा गाइड करता आ रहा है, और चाहे तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर thou hadst a voice, पर तुम्हारी जो आवाज है वो आज भी इस दुनिया में गुंजायमान है। आवाज यानी कि तुम्हारा जो वर्क है वो आज भी संसार में प्रचलित है। एंड जस्ट लाइक सी, वो कैसा था, समुद्र की भांति था। समुद्र की भांति, भांति कैसे था, क्योंकि डीप, तुम्हारे थॉट्स बहुत डीप थे, तुम्हें डीप नॉलेज थी। प्योर एज द, और तुम्हारी जो, तुम कैसे थे, तुम बिल्कुल प्योर थे, यानी कि स्पष्ट थे। कैसे स्पष्ट थे, जैसे क्लियर स्काई होता है, रात में बिल्कुल साफ आसमान होता है। मैजेस्टिक थे यानी किंगली थे, बिल्कुल राजसीय थे। और फ्री यानी फुल ऑफ लिबर्टी थे। सो प्योर एज द नेकेड हेवंस, एज का यूज हुआ है बेटा सिमिली, ठीक है, प्योर एज द नेकेड हेवंस। सो डिडेस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, यानी कि तुम चलते थे जिंदगी के रास्तों पर, कैसे कैसे तरीके से, सामान्य तरीके से, यानी कि यू लिव्ड अ सिंपल लाइफ, तुमने हमेशा एक सादा जीवन जिया है, एक कॉमन, एक सिंपल लाइफ जी है। सो इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सिंपल लाइफ मिल्टन यूज्ड टू लिव इन चीयरफुल गॉडलीनेस एंड येट दाइज हार्ट, यानी कि चीयरफुल गॉडलीनेस यानी प्रसन्नचित आनंदमय धार्मिकता की बात हो रही है, यानी कि तुमने हमेशा खुश होके धार्मिकता को फैलाया है और धार्मिकता को अपनाया है। एंड येट दाई हार्ट, और तब भी इतना इतना धार्मिकता से क्लोज रहने के बाद भी, एक अपने आप को धार्मिकता के अंदर इन्वॉल्व करके रहने के बाद भी तुमने कभी भी तुमने अपनी ड्यूटीज से पीछा नहीं छुड़ाया। जैसे कई लोग होते हैं ना, बिल्कुल धर्म में पूरा दिन नाम जब वो करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, पर वो अपनी भूल जाते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। बट उसने क्या किया, वो फुल थे गॉडलीनेस से, वो रिलीजन में पूरा बिलीव करते थे मिल्टन, बट दाई हार्ट, उनका जो दिल था, उनका जो दिल का क्या मतलब है, वो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट मिल्टन इज अ वाज अ पर्सन, वो कैसा इंसान थे जो अपनी लोलीएस्ट यानी कि अपनी छोटी से छोटी ड्यूटीज को, छोटी से छोटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करते थे, अच्छे से अपने निभाते थे, यानी अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाते थे। सो मिल्टन, thou shouldest be living at this hour, England hath need of thee। सो इसमें फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं हम बेटा, राइमिंग स्कीम देखते हैं क्या है। राइमिंग स्कीम में देखते हैं आर, आर में क्या होगी, ए, ठीक है, देन बार, बावर, सो आवर, बावर, ए, फेन, पेन, बी, then dower, then again a, men, b, again b, men, gain, power, dower, a। so a b b a, 4 लाइन्स, उसके बाद ए बी बी ए 4 लाइन्स, कितनी होगी, ऑक्टेव, ये 4 मिला के 8 लाइन्स बन गई, जो कि जिसको कहते हैं हम ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद आता है सेस्टेट, ये पूरा होगा सेस्टेट यानी 6 लाइन्स का,
सेस्टेट कहते हैं जिसे। अब सेस्टेट कैसे बनेगा, 3 लाइन से। तो पहला क्या है, अपार्ट, सी डी, देन दोबारा डी, उसके बाद सी फ्री, एक जैसी आवाज आ रही है ना, सी फ्री, तो ये डी डी हो जाएगा। अब देखिए बेटा, वे, वे इन सब तीनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, ना सी से ना डी से, तो इधर ई दे देते हैं नाम, सी डी डी ई। उसके बाद हार्ट, हार्ट अपार्ट, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, सेम साउंड आ रही है ना हार्ट और अपार्ट में, तो सी दे देते हैं इसको भी, ठीक है। उसके बाद ले, ले में किसकी आवाज आ रही है, वे, तो ले वे, ई है ना इसके आगे, तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले सेस्टेट में क्या स्कीम चलेगी, सी सी डी डी ई सी ई। तो पहली 3 लाइन में सी डी डी और लास्ट में ई सी ई, ठीक है बेटा, सी डी डी ई सी ई। तो ये राइमिंग स्कीम है पेट्रार्कन सोनेट की। दिस इज ऑल फॉर दिस पोयम, ये सब इस पोयम के बारे में था। और बेटा क्या कहते हैं, आप सब अगर ऑप्ट करना चाहें तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। ये 15 सितंबर तक की ऑफर है। लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब मैं चलती हूँ इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, जो भी आपको दिक्कत आ रही है मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। हु इज एड्रेस्ड इन वर्डवर्थ लंदन 1802। लंदन 1802 जो पोयम है, इसको लेटर ऑन इसको नेम दिया गया था। क्या नेम दिया गया था, लेटर ऑन इट वाज नेम्ड एज टू मिल्टन। इस वर्क को नाम दे दिया गया था टू मिल्टन। क्यों नाम दे दिया गया था टू मिल्टन, बिकॉज इट इज, ये वर्क जो था इट गिव्स होमेज, ये वर्क प्रेजेंट किया गया था होमेज यानी श्रद्धांजलि देने के लिए। किसको श्रद्धांजलि दे रहा था, टू मिल्टन, मिल्टन को श्रद्धांजलि दे रहा था ये वर्क। इसलिए मिल्टन को श्रद्धांजलि जो ये वर्क दे रहा था, इसमें मिल्टन की ही बातें थी, तो इसलिए इट इज बीइंग एड्रेस्ड टू द मिल्टन, इट इज बीइंग एड्रेस्ड टू मिल्टन। मिल्टन को एड्रेस किया गया था ये वर्क, मिल्टन की प्रेज की गई है इस वर्क में, प्रेज ऑफ मिल्टन। सो इसलिए इसका नाम दे दिया गया टू मिल्टन, इसको कह दिया गया टू मिल्टन। सो आंसर विल बी मिल्टन। क्वेश्चन 2, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ से इंग्लैंड हैज बिकम। एक लाइन थी इसमें, शी इज फेन, शी इज अ फेन। तो शी इज अ फेन, शी मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड को क्या कहा गया है, फेन कहा गया है। तो इसमें क्या यूज हुआ है, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर यूज हुआ है। तो इंग्लैंड को क्या कहा गया, फेन कहा गया। फेन मतलब दलदल का पानी, वो दलदल का पानी जो कि स्टेगनेंट हो चुका है, जो कि बिल्कुल स्टिल है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर गंदा हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो अ फेन, अ दलदल ऑफ स्टिल वाटर, किसको कहा गया है बेटा, इंग्लैंड को कहा गया। क्वेश्चन 3, which 3 institutions are mentioned as having lost their purity। सो इंग्लैंड के अंदर फिलहाल में जो ये सब चल रहा था, उसके कारण बेटा क्या क्या हानियां हुई, कौन कौन सी ऐसी 3 फील्ड्स थी जो कि सबसे ज्यादा घातक, मतलब जिनसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा नुकसान किस किस में हुआ, ए ऑल्टर, ऑल्टर यानी, ऑल्टर बेटा पता है वैसे क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो चर्च के अंदर हाई उस पे रखा जाता है, एक हाई एल्टीट्यूड पे एक प्लेटफॉर्म होता है जो ऊंचा होता है काफी। तो चर्चिस को वो डिनोट करता है एक तरीके से, चर्चिस को। तो इट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस, यहाँ रिलीजन की बातें हो रही है। तो रिलीजन के फील्ड में स्वॉर्ड, स्वॉर्ड किसके पास होती है, मिलिट्री, मिलिट्री के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में, और राइटर्स को, राइटिंग के फील्ड में, सबको क्या हुआ, हानि हुई, ठीक है। सब जगह पे जो है
स्टेगनेंट वाटर यानी दलदल की तरह गंदगी फैल रही थी और डिटेरिएशन हो रहा था हर फील्ड में। क्वेश्चन 4, हॉल एंड बावर सिंबलाइज, यानी कि हॉल एंड बावर किसको सिंबलाइज कर रहा है? तो हॉल एंड बावर सिंबलाइज कर रहा है वेल्थ को और एरिस्टोक्रेटिक होम्स को, यानी कि वेल्दी एंड नोबल हाउसेस, वेल्दी और नोबल हाउसेस को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन 5, द एंशिएंट इंग्लिश डावर रेफर्स टू व्हाट? जो एंशिएंट इंग्लिश डावर है वो किसको रेफर कर रहा है? सो इट इज रेफरिंग टू द इनवर्ड हैप्पीनेस एंड वर्च्यू। क्यों? क्योंकि जो एंशिएंट इंग्लिश डावर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंसेस्ट्रल क्वालिटीज को, जो एंसेस्टर्स में क्वालिटीज थी। कौन सी क्वालिटीज थी? लाइक ह्यूमैनिटी थी उनके अंदर, मोरालिटी थी, प्योरिटी थी, रिलीजियस थे वो। ये सारी क्वालिटीज जो एंसेस्टर्स में थी वो आज कहीं ना कहीं अबेंडेंट हो गई थी, इंग्लैंड में खत्म होती जा रही है इंग्लैंड के लोगों में। यानी कि एक तरीके से इनवर्ड हैप्पीनेस, अंदर की खुशियां हैं वो तबाह होती जा रही है और वर्च्यूज भी खत्म होते जा रहे हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डज द वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द इंग्लिश पीपल ऑफ हिज टाइम? जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो इंग्लिश पीपल को कैसे एंटाइटल कर रहे हैं कि इंग्लिश पीपल ब्रेव मैन थे, सेल्फिश मैन हो गए थे, हॉली मैन हो गए थे, या नोबल मैन हो गए थे? सो इंग्लिश पीपल हैव बिकम सेल्फिश। इंग्लिश पीपल सेल्फिश हो गए थे बहुत ज्यादा। क्यों सेल्फिश हो गए थे? क्योंकि वो लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लॉस्ट होते जा रहे थे एंड दे वर लूजिंग द रिलीजियस एंड मॉरल पावर्स। क्वेश्चन 7, व्हाट डज द पोएट बेग मिल्टन टू रिस्टोर? अब द पोएट इज इन्वोकिंग द सोल ऑफ मिल्टन। पोएट मिल्टन की सोल को वापस बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? किस लिए उसको मिल्टन की जरूरत पड़ी? ए, वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। बी, मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम एंड पावर के लिए। सी, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। डी, पीस एंड हार्मनी के लिए। सो मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, ये सब खत्म होता जा रहा था, यानी वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज वर लॉस्ट इन द पीपल। ह्यूमन वैल्यूज लोगों में खत्म हो गई थी, जिसकी रिस्टोरेशन के लिए उन्होंने पुकारा मिल्टन को कि यू शुड कम एंड रेज अस अप, हमें रेज करो, खड़ा कर दो दोबारा से इंग्लैंड के पीपल को। द टोन ऑफ द अपील टू मिल्टन, जो टोन थी मिल्टन को बुलाने की वो क्या थी? ए, एंग्री एंड बिटर थी, कड़वी टोन थी। बी, डिवोशनल एंड प्लीडिंग टोन थी। सी, आयरनिक एंड ह्यूमरस टोन थी। या डी, इनडिफरेंट एंड मटेरियल न्यूट्रल टोन थी? बताइए बेटा। सो इट वाज कौन सी टोन थी? डिवोशनल एंड प्लीडिंग टोन। बेटा वो डिवोशनल टोन थी और प्लीडिंग टोन थी क्योंकि वो डिवोशनल थे मिल्टन की तरफ वर्ड्सवर्थ, और उनसे प्लीड कर रहे थे, यानी प्लीड करना यानी दया की भीख मांगना या फिर रिक्वेस्ट करना कि दया करो इंग्लैंड पे क्योंकि ये तबाह हो रहा है। क्वेश्चन 9, द कॉल टू मिल्टन शोज वर्ड्सवर्थ कंसर्न फॉर, यानी कि जो मिल्टन को कॉल की जा रही है, जो मिल्टन को बुलाया जा रहा है, द कॉल टू मिल्टन शोज वर्ड्सवर्थ कंसर्न फॉर, वर्ड्सवर्थ का कंसर्न शो कर रही है किसकी तरफ? ए, पॉलिटिकल करप्शन। बी, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिके। सी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और डी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। सो मिल्टन को वर्ड्सवर्थ पुकार रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड के अंदर लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही थी, मोरालिटी खत्म होती जा रही थी। सो मोरल एंड स्पिरिचुअल डिके, यानी कि इंग्लैंड तबाह हो रहा था, कहीं ना कहीं दलदल में फंस रहा था। क्वेश्चन 10, द फॉर्म ऑफ लंदन 1802, जो फॉर्म है किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है? सोनेट की किस फॉर्म में लंदन 1802 लिखा गया है? सो इट इज बीइंग रिटन इन पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया, जिसकी राइमिंग स्कीम क्या थी बेटा? इसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी, बी ए, देन ए बी,
BA, उसके बाद C D D E C E। तो इस राइमिंग स्कीम में लिखा गया, यानी कि पहली जो 4+4 का जोड़ा है वो ऑक्टेव कहलाएगा, और बाद में जो 3+3 का जोड़ा है वो सेस्टेट कहलाएगा। So it is written in 14 lines. Question 11, मिल्टन सोल इज कंपेयर्ड टू, मिल्टन की जो आत्मा है उसको कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? सो मिल्टन सोल इज कंपेयर्ड टू अ स्टार, स्टार की तरह, यानी कि एक आसमान में चमकते हुए पोल स्टार की तरह थी मिल्टन की सोल, जो दूर से ही हमें दिशा का निर्देश देता है। सो एक पोल स्टार जो होता है फिक्स्ड होता है, पर हमें उससे डायरेक्शंस पता चलती है ना, वैसे ही मिल्टन की सोल जो है, सोल यानी कि मिल्टन का जो लिटरेरी जीनियस है, जो लिटरेरी वर्क है, वो हमें कैसे एक्ट करता है हमारे लिए? एज अ स्टार, यानी एज अ गाइडेंस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हमें एक गाइडेंस देता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, एक्ट्स एज अ गाइडेंस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स वॉइस इज लाइकेन टू, मिल्टन की जो आवाज है वो आवाज किसकी तरह है? मिल्टन की वॉइस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द सी, यानी कि सी की तरह गहरे उसके थॉट्स थे, बिल्कुल सी की तरह उसके थॉट्स में गहराई थी। कैसे गहराई? उनको पता था कि जीवन और मृत्यु का क्या मतलब है, जीवन की सच्चाई क्या है, मोरालिटी क्या है, रिलीजन क्या है, इन सब की नॉलेज मिल्टन को थी। Question 13, which quality of the heavens does Wordsworth attribute to Milton? ऐसी कौन सी क्वालिटी थी हेवन की जो वर्ड्सवर्थ को क्या करती थी? एट्रीब्यूट करती थी टू मिल्टन। सो विच क्वालिटी ऑफ हेवन, हेवन में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है हेवन के अंदर जो वर्ड्सवर्थ एट्रीब्यूट करते हैं मिल्टन को? ए, प्योर एंड मेजेस्टिक होता है हेवन, स्ट्रॉमी होता है, साइलेंस एंड एम्प्टीनेस, हिडन मिस्ट्री। सो जो हेवन होता है वो बिल्कुल प्योर होता है स्वर्ग, और मेजेस्टिक होता है, यानी कि किंगली होता है, बिल्कुल किंगली फ्रीडम होती है वहां हेवन के अंदर। सो इट इज बीइंग डिनोटेड टू मिल्टन, मिल्टन को कहा गया है। What balance in Milton's character impressed Wordsworth? ऐसा क्या था मिल्टन के कैरेक्टर में जो इम्प्रेस कर रहा था वर्ड्सवर्थ को? सो मिल्टन के कैरेक्टर में नोबेलिटी थी, लर्निंग थी, पावर थी विद वीकनेस, या प्राइड विद एरोगेंस थी? मिल्टन के कैरेक्टर में नोबिलिटी थी विद ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता थी झुकाव के साथ। Question 15, the phrase lowliest duties refers to, lowliest duties का क्या मतलब था इसमें पोयम के अंदर? Obedience to church rituals, willingness to do humble and moral tasks, political activities, or daily struggles for survival. So it is B, willingness to do humble and moral tasks, यानी कि जो मिल्टन थे वो उनके अंदर हम्बलनेस थी, छोटे से छोटा टास्क करने के लिए, और छोटी से छोटी अपनी ड्यूटी वो दिल से निभाते थे, छोटे से छोटा काम दिल से करते थे विद हिज हार्ट, विलिंगनेस टू डू हम्बल एंड मॉरल टास्क, वो सारे हम्बल और मॉरल टास्क हृदय से करते थे अपने। Which romantic concern is central to लंदन 1802? कौन सा ऐसा कंसर्न था जो लंदन 1802 में दिखाई देता है? ए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बी, रिटर्न टू स्पिरिचुअल वैल्यूज, सी, साइंटिफिक प्रोग्रेस, एंड डी, सेलिब्रेशन ऑफ वॉर। सो कंसर्न था कि लंदन बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, दलदल की तरह खराब हो रहा है, और वी शुड रेज अप, हमें मिल्टन की जरूरत है ताकि मिल्टन आए और हमें रेज करें, खड़ा करें। कैसे खड़ा करें? ताकि
हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे अंदर डाल दे, रिटर्न टू द स्पिरिचुअल वैल्यूज, और हमें वापस से इंग्लैंड को रिस्टोर कर दे। इन विच ईयर वॉज द सोनेट रिटन, किस ईयर में सोनेट रिटन था, कौन सा सोनेट? इट इज टॉकिंग अबाउट द लंदन 1802। किस, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये 1802 में लिखा गया था। एंड 1807 में इट वॉज बीइंग पब्लिश्ड हुआ था। किसमें पब्लिश्ड हुआ था? इन बुक जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स बुक में ये पब्लिश्ड हुआ था। लंदन 1802 was first appeared। 1802 जो था सबसे पहले अपीयर्ड हुआ था, सबसे पहले पब्लिश हुआ था। मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स बुक में 1807 में। What type of imagery dominates the poem? कौन सी इमेजेस हैं जो पोएम के अंदर दिखाई गई हैं? इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल, नेचुरल एंड मॉरल, सैटारिकल, कैरिकेचर, हिस्टोरिकल, एपिक इमेजरी। सो इट इज नेचुरल एंड मॉरल, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम लोग मॉरल हो जाएं। और नेचुरल कैसे? स्टार्स की बात है, सी की बात है, नेचुरल सीनरी की बात हुई है, सो इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इमेजरी। Question 20. The sonnet reflects Wordsworth's belief that poetry should provide the moral guidance। तो वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से मिल्टन को वापस बुला रहे हैं। क्यों वापस बुला रहे हैं? क्योंकि मिल्टन ही ऐसे थे जिनकी पोइट्री के अंदर मॉरल गाइडेंस भर भर के हमें मिलती है। तो ही इज, वो इन्वोक कर रहे हैं, किसको इन्वोक कर रहे हैं? सोल को, आत्मा को बुला रहे हैं मिल्टन की कि आओ और दोबारा से हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज को जगाओ, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बर्बाद हो रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू कैन download the A1 app and opt for the course. You can join us on A1 English 360 degree on YouTube.